रजत को राघव की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उसकी बात को हल्के में लेकर कहा, ऐसी लड़कियां डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकती। राघव ने पूछा, ऐसी लड़की का मतलब? कैसी लड़की है यह? तूने ऐसे ही शादी कर ली क्या इससे? रजत ने अपने हाथों को पॉकेट में रखा, फिर बोला, पैसे देकर शादी की है मैंने, और इसने भी मुंह मांगी कीमत पाई है, तो फिर किस बात का डिप्रेशन है इसको? राघव कुछ देर चुप रहा, फिर रजत के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, देख भाई, मैं तेरा दोस्त हूँ और तेरा सलाहकार भी, और मैं तेरा बुरा कभी नहीं चाहूँगा, लेकिन इस लड़की की जो हालत है ना, उससे मुझे नहीं लगता कि इसने पैसों के लिए शादी की होगी। डिप्रेशन 1 या 2 दिन में नहीं होता है, सालों लग जाते हैं, और यह भी सालों से डिप्रेशन की शिकार है। हाँ, यह खुद को संभाल लेती है, लेकिन आज या कल में कुछ ऐसा हुआ है जिससे इसकी जीने की उम्मीद टूट गई है। जीना ही नहीं चाहती है यह। इसलिए मेरी बात मान और पता कर कि कौन है यह, क्या हुआ है इसके साथ, और सोच क्या करना है, क्योंकि अब यह तेरे साथ जुड़ गई है। राघव चला गया, लेकिन रजत के लिए बहुत से सवाल छोड़ गया था। वह बैठा खुशी के बारे में ही सोच रहा था। जब वो पहली बार उसके चाचा से मिला था तो उन्होंने कहा था कि वह अपनी बेटी की शादी उससे करना चाहता है, लेकिन उसकी बेटी ने पैसे की मांग की है। रजत को अपने दादाजी की वसीयत के अनुसार शादी करके एक वारिस चाहिए था, जिसके बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। खुशी के चाचा रजत की कंपनी के साथ ही पार्टनरशिप में काम कर रहे थे। तब उन दोनों के बीच में यह बात चली। खुशी के चाचा रजत के स्वभाव से वाकिफ थे, इसलिए उसने उसके सामने यह प्रस्ताव रखा था, जिसमें रजत को भी अपना फ़ायदा दिखा, और बिना किसी को कुछ बताए और बिना खुशी को देख उसने शादी कर ली। रजत ने मन ही मन कहा, हो सकता है यह लड़की बेकसूर हो, लेकिन माँ बाप अपनी बेटी की पैसों की मांग को किसी के सामने क्यों रखेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सब हुआ कैसे? रजत काफ़ी देर तक सोचता रहा, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा। रिश्तों को समझने में बहुत कमज़ोर था वह। उसके लिए काम ही अपना रिश्ता था और दादाजी की देखभाल करना। बाकी सभी रिश्तों से अनजान सा एक आदमी आज सोच रहा था, लेकिन वह अपने आप में ही उलझ रहा था। उसके लिए पैसा ही पावर था, पैसों के दम पर ही आज तक उसने सब काम किया था, इसलिए शादी भी उसने पैसे देकर कर तो ली, लेकिन अब वह क्या करे उसे यह बताने वाला कोई नहीं था। उसे लगता था जब खुशी के मन का काम हो गया तो वह खुश ही होगी, क्योंकि उसकी जो मांग थी वह उसने पूरी कर दी थी, और अब जो रजत को चाहिए वह उसे दे देगी। लेकिन अब सब उल्टा हो रहा था। शाम हो चुकी थी, रजत अब घर पर ही था। अक्सर वह ऑफिस से रात में लेट ही आया करता था, जिससे घर में काम करने वाले नौकरों के मज़े थे। लेकिन आज जब वह घर था तो सब चिड़े घूम रहे थे। वहीं जॉली आज खुश था। रजत ने उसे खुशी के कमरे के बाहर खड़ा कर दिया था और उस पर नज़र रखने के लिए कहा, ताकि वह जब उठे तो वह उससे बात कर सके। रात के 8 बजे जॉली रजत के पास आकर बोला कि खुशी मैम जाग गई हैं। लेकिन रजत ने जल्दी से कहा, लेकिन क्या? जॉली बोला, लेकिन वह बस लगातार छत को ही देख रही है। वह ना तो उठ रही है ना कोई हरकत कर रही है। रजत से अब रहा नहीं गया। वह खुशी के कमरे में गया तो यहाँ बिल्कुल वैसी ही स्थिति थी जैसी जॉली बता रहा था। खुशी की आंखों से आंसू बह रहे थे। रजत ने जब खुशी को देखा तो उसके दिल में एक टीस सी उठी। अब उसे खुशी बहुत ही मासूम दिखाई दे रही थी। जिसने रोने की वजह अब शायद वही था। रजत खुशी के पास ही बेड पर बैठ गया, जिसे खुशी ने हिम्मत करके खुद को उससे दूर करने की कोशिश की तो रजत ने उसे रोकते हुए कहा, लेटी रहो, अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? खुशी कुछ नहीं बोली। वह बस रजत से दूर होने की लगातार कोशिश कर रही थी, जिससे रजत समझ गया कि वह उठना चाहती है। इसलिए उसने खुशी के हाथ को पकड़ा और उसे उठाते हुए बोला, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करूंगा और तुम्हें हाँ या ना में जवाब देना है। खुशी ने रजत को देखकर मन ही मन कहा, अब कौन सा सवाल लेकर आया है यह जंगली इंसान? मुझे चैन से मरने भी नहीं देना चाहता यह। रजत ने खुशी को बेड से के सहारे टेक लगाकर बैठा दिया, फिर बोला, क्या तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती की गई है?
खुशी यह सवाल सुनते ही चौंक गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि रजत ऐसा सवाल भी कर सकता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे, बोले या न बोले। रजत ने खुशी को देखना जारी रखा और उसके जवाब का इंतजार करने लगा। जब खुशी कुछ नहीं बोली तो रजत ने खुशी से कहा, देखो, अगर तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती की गई है तो फिर बताओ मुझे, मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त कर दूंगा, तलाक दे दूंगा, क्योंकि मुझे ज़बरदस्ती नहीं करनी आती। मैंने तुम्हारे पापा को पैसे दिए थे और मुझे लगा शायद मैं पैसों से वह का कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए, लेकिन मैंने कभी ज़बरदस्ती की नहीं सोची। इसलिए अगर तुम्हारी रजामंदी इसमें नहीं थी तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। एक बार फिर खुशी को धक्का सा लगा था। उसकी शादी नहीं की गई थी, बल्कि उसे बेचा गया था, और जो इंसान उसके सामने बैठा है उसने उसे खरीदा था। खुशी एक अजीब सी स्थिति का सामना कर रही थी। उसके पास अपना कहने के लिए कोई नहीं था। एक चाचा था, उसने भी उसे बेच दिया था। इससे बुरा और क्या होता उसकी ज़िंदगी में। पहले से ही बदतर थी वह, अब और बदतर नहीं करना चाहती थी। तलाक शब्द नाम सुनकर ही उसके कान लाल हो गए। जब खुशी कुछ नहीं बोली तो रजत ने कहा, तुम गूंगी हो क्या? बोलो, कुछ तो बोलो। खुशी ने अपनी सूनेपन और अकेलेपन से भरी आंखों को रजत पर टिका दिया, जिससे रजत की आंखें उसकी आंखों से मिल गईं। वह खूबसूरत आंखें एक बार फिर से रजत से सवाल करने लगी थीं, जिनके जवाब रजत के पास नहीं थे। खुशी ने अपनी पलकों को बंद किया, जिससे एक एक आंसू दोनों आंखों से टपक पड़े। खुशी ने सर को पीछे टिकाया, फिर धीरे से बोली, ज़बरदस्ती हुई हो या मर्जी से, अब तो हो गई है। एक जहन्नुम से निकलकर दूसरे में आ गई हूँ। रजत अपने कमरे में आंखों को बंद किए बैठा था। उसने अपने सिर को सोफे पर पीछे टिकाया हुआ था। वह काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार उसके दिमाग में खुशी के वह कुछ शब्द गूंज रहे थे जो उसने अंदर तक जला रहे थे। खुशी की आवाज़ में उसे वही अकेलापन और दर्द दिखाई दिया जो उसने भी कभी झेला था। खुशी के यह शब्द कि ज़बरदस्ती हुई हो या मर्जी से, अब तो हो गई है, रजत को यह एहसास करा चुके थे कि वह अब थक चुकी है सभी से, और अब उसके साथ जो भी होगा, जैसा भी होगा, उसे परवाह नहीं होगी। रजत उठकर इधर उधर चक्कर काटने लगा, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं मिला। तो वह खुशी के कमरे की ओर बढ़ गया। खुशी का कमरा नीचे था, जबकि उसका कमरा सेकंड फ्लोर पर था। जब रजत अपने कमरे से बाहर आया तो जॉली उसे खुशी के कमरे में जाता दिखाई दिया। जॉली के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी, जिसे एक बार फिर रजत को खुशी की तबीयत का ख्याल आया, तो वह जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरकर खुशी के कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया। वह अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाने वाला था कि उसे खुशी और जॉली की बातें सुनाई दीं। जॉली खुशी से खाना खाने की जिद करते हुए बोला, प्लीज़ दीदी, थोड़ा सा खा लो। तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। खुशी ने जॉली की ओर नहीं देखा। वह अब भी टक लगाकर छत को देख रही थी। फिर छत को देखती हुई बोली, मैंने ऐसा क्या कर दिया था जो उसने मुझे दादाजी के कमरे से बाहर निकाल दिया? जॉली ने हैरानी से खुशी को देखते हुए कहा, तुम अभी तक इस पर अटकी हुई हो? उसके बाद जो हुआ उसके बारे में सोचो। तुम मरती मरती बची हो, अब उठो और खाना खाओ। खुशी ने खाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि उसने जॉली की बात का जवाब देते हुए कहा, कभी कभी ज़िंदगी हमें उनसे मिलाती है जिनसे मिलने की हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तुमने कभी सोचा है कि किसी व्यक्ति को तुम एक बार देखो और फिर पता चले कि वह अब नहीं रहा, और फिर तुम अपनी ज़िंदगी में वह सब झेलो जो एक इंसान सोच भी नहीं सकता, और फिर एक बार फिर उसी इंसान को देखो तो कैसा लगे तुम्हें? जॉली प्रश्नसूचक नज़रों से खुशी को देखने लगा, लेकिन खुशी को छत में न जाने क्या दिखाई दे रहा था जो वह वहाँ से नज़र हटा ही नहीं रही थी। जॉली ने खाना रखा और वहाँ से चला गया। बाहर उसे रजत खड़ा दिखाई दिया, जिससे जॉली घबरा गया और डरते हुए बोला, सॉरी सर, वह मैं। रजत ने जॉली के कंधे पर हाथ रखा और पलक झपक कर उसे इशारा किया कि जाओ बाहर। जब रजत खुशी के कमरे में आ गया तब तक खुशी ने आंखों को बंद कर लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रजत लगभग 1 मिनट तक उसे ऐसे ही देखता रहा, फिर वहाँ से चला आया
और गाड़ी लेकर निकल गया। इधर खुशी को पता भी नहीं चला कि रजत उसे देखकर चला गया। खुशी ने खुद को उठाया और बाथरूम में आ गई। उसने हल्का गर्म पानी का शावर चालू किया और उसके नीचे खड़ी हो गई। यह गर्म पानी उसके सुकून दे रहा था, मानो उसका सारा दर्द थकान उस पानी के साथ साथ बह गया हो। उसने कपड़े चेंज किए और थोड़ा सा खाना खाया। साथ में जॉली जो दवाई उसके लिए लेकर आया था वह भी उसने पानी के एक घूंट के साथ निगल ली। अब खुशी ने अपने साथ लाई एक किताब को उठाया और पढ़ने बैठ गई। खुशी ने एक निर्णय लिया था जिसके लिए उसे अपने आप को बहुत हिम्मत दी, और अब वह उसे निर्णय पर अडिग रहने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। इसलिए सबसे पहले उसे अपने आप को ठीक करना था, तो उसने खाना खाया और कड़वी दवा भी की परवाह किए बिना उसे निगल लिया। अब वह किताब लेकर उसे पढ़ने लगी। गोली खाने की वजह से उसे वहीं बैठे बैठे नींद आ गई। रात के लगभग 9 बजे थे। रजत अभी भी कार ड्राइव कर रहा था। उसके दिमाग में खुशी घर कर रही थी। आज से पहले उसकी ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियां आई थीं, लेकिन रजत कभी किसी के लिए इतना परेशान नहीं हुआ जितना आज वह बेचैन हो रहा था। उसने खुशी से सिर्फ एक बच्चे के लिए शादी की थी और बदले में उसने पैसे भी खूब दिए थे, जो उसे बाद में वसूल हो जाते। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि कोई लड़की उसके साथ रहने के बाद भी इतनी परेशान रह सकती है। उसकी ज़िंदगी में आई हर एक लड़की उसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन उन सब में उसे सिर्फ पैसे और रुपए की भूख नज़र आती थी। इसलिए रजत ने एक ऐसी लड़की को चुना था जो पैसे लेकर उसका बच्चा पैदा करे और फिर उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाए। दूसरी ओर उसे लगता था कि वह एक लड़की के साथ ज़िंदगी भर नहीं रह सकता। आज तक तो हर महीने उसकी ज़िंदगी में एक नई लड़की होती थी। वह बात अलग है कि वह बाहर की दुनिया में सिंगल ही था, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में हर महीने या हर साल एक नई लड़की होती थी। लड़कियां अपनी मर्ज़ी से उसकी ज़िंदगी में शामिल होती और अपनी मर्ज़ी से चली जाती थीं, क्योंकि न तो वह उन्हें टाइम दे पाता था और न ही लड़कियां उसके गुस्से और आवारापन को झेल पाती थीं। रजत ने भी एक वक्त पर चाहा था कि कोई ऐसा हो जो सिर्फ उसका हो, न पैसा न ओहदे की भूख हो। वह उसके गुस्से उसके आवारापन को अपनाए और उसके साथ रहे। लेकिन जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो रोज़ नए अनुभव हमें मिलते हैं। हजारों लाखों लोगों से हम मिलते हैं, पर उनमें से कोई ही होता है जो हमारी इच्छा के जैसा होता है, और वह एक इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब वह मिल जाता है तो हम या तो उसकी कदर नहीं करते हैं या फिर हम हालातों से समझौता करके जीना सीख जाते हैं। रजत ने भी हालातों से समझौता करके जीना सीख लिया था, इसलिए अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसकी ज़िंदगी में कोई है या नहीं है। लेकिन आज उसे खुशी में वह मासूमियत दिखाई दे रही थी जो वह चाहता था। इसलिए अब वह खुशी का वह सच पता करने जा रहा था जो उससे छुपाया गया है। उसने खुशी की आंखों में सच्चाई तो देखी है, लेकिन इस फरेब से भरी दुनिया भी उसने देखी है। चेहरे पर चेहरा लगाए लोग भी उसने देखे हैं। इसलिए वह खुशी के घर जाकर सब सच जानने के लिए जा रहा था। वह घर जहाँ से खुशी विदा होकर आई थी, रजत को उसका यही घर पता था, इसलिए वह वहीं जा रहा था। रजत को वहाँ पहुँचते पहुँचते आधा घंटा लग गया। उसने डोर बेल बजाई। कुछ देर बाद एक खुशी की उम्र की लड़की ने दरवाज़ा खोला। लड़की ने जैसे ही रजत को देखा वह चिल्लाती हुई बोली, ओ माय गॉड, रजत सिंघानिया, आप यहाँ? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? रजत ने लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। लड़की ने शॉर्ट्स पहने थे। तो रजत ने घूरते हुए कहा, विश्वास शर्मा घर पर हैं या नहीं? लड़की, जिसका नाम रीमा था, उसने मुंह बनाया और बोली, मुझसे तो मिल लो पहले। वैसे वह तुम्हारी नामात्र की वाइफ नहीं आई? मुझे लगा वह भी आई होगी। रजत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रीमा की बातों से वह समझ गया था कि रीमा से कुछ छिपा नहीं है। वह खुशी और उसकी शादी का राज जानती है।
रीमा कुछ कहती उससे पहले ही उसके पापा विश्वास अंदर से बोले, कौन है बेटा? रजत ने रीमा को एक और धकेला और अंदर आ गया। विश्वास ने रजत को देखकर मुस्कान दी और रजत की ओर बढ़ गया। रजत ने अपने दोनों हाथों को पॉकेट में रखा था। विश्वास को यह वहम था कि रजत उसके पैर छुएगा, लेकिन रजत ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वह विश्वास के ठीक सामने जाकर बोला, कैसे हो मिस्टर विश्वास शर्मा? विश्वास ने बनावटी हंसकर कहा, ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? रजत घूम घूम कर घर को देखने लगा। घर बिल्कुल नया लग रहा था, सभी चीज़ें एक से बढ़कर एक थीं। रजत ने सब कुछ देखकर कहा, तुम्हारी सैलरी कितनी है? विश्वास अटकते हुए बोला, सर वह 1 लाख। रजत बोला, तुम्हें नहीं लगता सैलरी के हिसाब से ज़्यादा ही सुविधाएं हैं तुम्हारे घर में, सारे ऐशो आराम? विश्वास ने खिसियानी हंसी हंसकर कहा, सब आपकी मेहरबानी है सर, आपने ही तो। रजत ने विश्वास के गले को पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया था, मैंने उस लड़की को दिया था जो मेरे साथ शादी करने वाली थी। मैंने ज़बरदस्ती की नहीं कही थी तुमसे, उसे ज़बरदस्ती मेरे गले में डाल दिया। रीमा ने जब यह देखा तो उसने रजत से अपने पापा को छुड़ाकर कहा, यूँ तुमने मेरे पापा के साथ बदतमीजी कैसे की? तुम बड़े आदमी हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। और वैसे भी जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो वह अपनी मर्जी से शादी करके गई है तुम्हारे पास। और पैसे की बात करें तो इतने सालों से हमारे घर में रह रही है, हमारे इतने पैसे उड़ाए हैं उसने, तो हमें तो देकर जाएगी ही ना। ज़्यादा नहीं देकर गई है, 10% देकर गई है, बाकी मेरे पापा ने खुद कमाए हैं और यकीन नहीं होता तो मेरे पास सबूत भी है। रीमा एक फ़ाइल लेकर आई जिसमें लिखा था कि खुशी को जो भी पैसे मिलेंगे उसका 10% वह अपने चाचा को देकर जाएगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी। वह अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से ऐशो आराम से जिएगी। वह जहाँ जहाँ जाना चाहती है वहाँ वहाँ जाएगी। वह सब करेगी जो वह करना चाहती है। बस एक बच्चा ही तो पैदा करना है तो वह कर देगी और फिर अपनी आज़ाद ज़िंदगी जिएगी। उसके साथ ही खुशी के सिग्नेचर भी थे और साथ ही डेट भी लिखी थी जो उसी दिन की थी जिस दिन विश्वास से रजत की बात हुई थी। रजत ने जब यह सब पढ़ा तो उसने फाइल को कसकर पकड़ लिया। तभी रीमा फिर से बोली, यकीन नहीं हो रहा तो वीडियो प्रूफ दिखाऊं? रजत ने रीमा को घूर कर देखा तो रीमा ने भी उसे घूरा, जो रजत को बर्दाश्त नहीं हुआ और वह फाइल लेकर वहां से बाहर आ गया। उसने फाइल को पीछे की सीट पर फेंक दिया और कार ड्राइव करने लगा। अगले दिन खुशी उठी और फ्रेश होकर बाहर आई, तब तक जॉली उसके लिए नाश्ता रखकर चला गया था। खुशी ने नाश्ता किया और अपनी दवा ली। उसे पता था कि जॉली उससे नाराज़ है, इसलिए वह उसे मनाने के लिए किचन में आ गई। जॉली वहाँ दादाजी के लिए नाश्ता बना रहा था और एक और लड़का उसकी हेल्प कर रहा था। खुशी ने दोनों को गुड मॉर्निंग विश किया और अपने नाश्ते की प्लेट को सिंक में रखकर दोनों की ओर बढ़ गई। जॉली ने खुशी को नहीं देखा और ना ही विश किया, जबकि दूसरे लड़के ने मुस्कुराते हुए विश किया। तो खुशी ने मजाक में कहा, हमारे छोटे भाई हमसे नाराज़ हैं तो आज हम उसके लिए नाश्ता बनाएंगे। तभी जॉली तपाक से बोल पड़ा, नहीं नहीं, तुम बीमार हो, आराम करो। लेकिन खुशी नहीं मानी। उसने नाश्ता बनाना शुरू किया। जॉली ने उसे बहुत मना किया लेकिन वह नहीं मानी। तो जॉली दादाजी को नाश्ता खिलाकर वापस आया और खुशी के हाथ का नाश्ता किया। उसने भी खुशी की तारीफ़ की। अब जॉली खुशी से नाराज़ नहीं था, इसलिए वह अपने कमरे में आ गई और अपनी बुक लेकर पढ़ने लगी। रजत अभी तक घर नहीं आया था। अब जो वह आएगा तो साथ में खुशी के लिए तूफ़ान लाएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी ज़रूर दें, क्योंकि हम आगे का भाग भी लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद।